था इंटरव्यू बोर्ड के सामने, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो कुछ सजेशंस हो जाएं, कुछ ट्रिक्स हो जाएं, कुछ बातें हो जाएं, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है। तो नितिन जी, हम स्वागत करेंगे पहले तो आपका। और बड़े दिनों थैंक यू बाद सर। मुलाकात हुई, ऑनलाइन बैठकर हम लोग वीडियो में बैठ के बाद काफी दिनों बाद देखा आपको। तो शुरुआत ही हाँ से सर। करते हैं, हम लोग अपनी शुरुआत ही से करते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपका कैसा रहा था इंटरव्यू। हालांकि आपने मुझे पहले पूरा बताया था कैसा रहा था, लेकिन हल्का सा ब्रीफ में बताइए, फिर हम लोग प्रश्नों की ओर शुरू करेंगे। सर सबसे पहले तो इंटरव्यू शायद चौथे या पांचवें दिन था, लास्ट सेकंड डे था, ओके। उसमें पहला ही बैच था। तो सर बेसिकली बात ये होती है कि इंटरव्यू की जब अपन प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि डर बहुत लगता है, हम्म। क्योंकि इतने दो स्टेजेस क्लियर करने के बाद लगता है कहीं यहाँ ना खेल हो जाए, क्योंकि सर कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। कहीं भी थोड़ी भी आवाज लड़खड़ाती है तो लगता है अरे यार अब तो हो जाएगा दिक्कत। तो मैंने सर ज्यादा मॉक तो नहीं दिए थे, मैंने 4 या 5 मॉक दिए थे। मैं सिर्फ मॉक इसलिए देता था कि मेरा 4 लोगों के सामने बोलने की जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाए, सिर्फ उतना ही चाहिए था मुझे। क्योंकि बाकी चीजें तो अपन प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली बायोडेटा पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपने जो भी किया है अभी तक, कॉलेज स्कूल प्रिपरेशन, अगर प्रीवियसली कोई जॉब किया है तो वो बेसिकली उन पे सवाल रहते हैं, आपकी हॉबीज पे सवाल रहते हैं। ये तो अगर थोड़ा बहुत समय दे के हम 4 5 10 दिन अगर इस चीज पे प्रिपेयर करते हैं तो काफी अच्छा प्रिपेयर हो जाता है। तो सर प्रिपेयर्ड तो मैं काफी था, प्रिपेयर्ड मैं था इस चीज के लिए। मतलब बेसिकली मैंने अपनी जो बायोडाटा के ऊपर काफी काम किया था, जितने भी पॉसिबल सवाल हो सकते थे अपनी इंफॉर्मेशन 10 12 लोगों को मैंने भेजी थी, जो पॉसिबल सवाल थे वो मैंने एक तरीके से 10 लोगों से पूछ लिया था कि जैसे आप किसी को दो तो अलग अलग सवाल पूछते हैं लोग, सेम बायोडेटा से 10 लोग 10 अलग सवाल पूछते हैं। तो उस तरीके से मेरे पास क्वेश्चंस बहुत आ गए थे, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मेरे बायोडेटा से। तो इस चीज के लिए मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर मेरे बायोडेटा से कोई सवाल आएगा तो मैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगा। और मॉक दिए थे तो मॉक में तो बायोडेटा की प्रैक्टिस होती ही है। एक चीज होती है सर बायोडेटा, जो जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सर जब बायोडेटा, क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जैसे प्री और मेंस जो होता है उसमें आपका नॉलेज टेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली इसको अपन पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ आपका जो एटीट्यूड होता है, कॉन्फिडेंस होता है, आप कितने पेशेंट हैं, आप कितने हम्बल हैं और कितने ज्यादा ट्रूथफुल एक्चुअली, कि जरूरी नहीं है कि आपको सारे सवाल के जवाब आए, लेकिन इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि बोल पाऊं कि सर सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। नहीं बोले, आपको नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, लेकिन वहां पे ब्लफ करना, ऐसा सोचना कि सामने वाले को नहीं आता होगा, ये थोड़ा गलत है। तो सर बेसिकली यही था कि मैं सारी चीजों में प्रिपेयर्ड था, और मैं ऐसा नहीं है कि बायोडेटा में प्रिपेयर्ड था। मुझे लगा था कि अपने सब्जेक्ट से भी सवाल आ सकते हैं, तो मैंने छत्तीसगढ़ भी अच्छा खासा पढ़ लिया था कि अगर इससे भी आए तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं भी किसी भी स्टेज पे। तो बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन तो थी। तो बेसिकली सर मेरा जो इंटरव्यू था वो 30 to 35 मिनट्स चला, और बहुत से सवाल आए थे, बहुत सवाल। मतलब स्टार्ट हुआ था नाम के मतलब से, कि आपके नाम का क्या मतलब होता है, और आपके नाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी छत्तीसगढ़ में और इंडिया में। बहुत बढ़िया। तो ये तो बेसिक सवाल है सर, ये तो कहीं से भी आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। फिर उसके बाद मेरा सवाल आया था हॉबी पे। हॉबी पे मैंने लिखा था विपश्यना मेडिटेशन। तो वो थोड़ी सी अलग टाइप की चीज थी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जिन्होंने नहीं किया है
उनको नहीं पता होता है ये क्या है। तो इस चीज पे सर मैं एक बात ये बोलूंगा कि हॉबी जरूरी नहीं है आप जो डैप में भर रहे हैं कि आप वो करते ही हो डेली, क्योंकि वो आपकी हॉबी जो भी हो, आपकी हॉबी जो भी हो, आप जो करते हैं हो सकता है नहीं लिख सकते उसको, लेकिन सर यहाँ पे हॉबी ऐसी चीज को लिखनी है जो आपको आती है। हम्म, वो योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, रनिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स आप जो खेलते हैं बहुत अच्छे से, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा चीजों से अवेयर हैं, प्लेयर से अवेयर हैं, अगर स्पोर्ट्स है तो मूवीज देखते हैं तो आप मूवीज से अवेयर हैं, एक्टर से अवेयर हैं, गाने सुनते हैं, गाने गाते हैं तो आप सिंगर से अवेयर हैं। ये मतलब आप जितना ज्यादा अवेयर हैं, सबसे बेसिकली वही है कि जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक, कुछ भी हो सकता है हॉबी। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कि ये हॉबी नहीं हो सकती। जैसे ये विपश्यना मेडिटेशन, ये हॉबी थोड़ी हुई, ये तो आई प्रैक्टिस इट फॉर 10 मिनट्स डे, दैट्स इट। बहुत बढ़िया। बट मुझे उसके बारे में काफी नॉलेज था तो मैं हैंडल कर सकता था, तो इसलिए मैंने, तो हॉबी हमेशा वही लिखना है, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में आप अवेयर हो। तो हॉबी पे सवाल हुआ, फिर तीसरा सवाल जो था, मतलब काफी लंबा चला था, 10 मिनट चला था इस चीज पे, छत्तीसगढ़ की स्कीम्स के ऊपर सवाल। हम्म, स्टार्ट ही हुआ था कि आपको कौन सी स्कीम सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने बताया गोधन न्याय योजना टाइप का। फिर उस पर डिस्कशन हुआ, क्यों होती, क्यों अच्छी लगती है, गवर्नमेंट को लॉस क्यों नहीं हो, लॉस तो नहीं हो रहा है, जो काफी लंबा चल गया था। फिर उसके बाद सेक्शन वाइज पूछा गया कि गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स वुमेन से रिलेटेड क्या है। फिर मैं बताता गया, और उसमें फिर वो पूछ थोड़ा डिटेल, ज्यादा डिटेल नहीं, फिर भी बेसिकली कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, चैलेंजेस क्या होंगे, और ये दो तीन टाइप के सवाल थे स्कीम से रिलेटेड। फिर इसके बाद सर सवाल आया कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद अभी तक अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं छत्तीसगढ़ की इंडिया में। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए सर, हमेशा छत्तीसगढ़ की अचीवमेंट्स और चैलेंजेस, एकदम बहुत ही जनरल सवाल है, कभी भी किसी के मन में कुछ नहीं समझ में आता तो यही पूछ देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, दो तीन बातें। व्हाट आर द अचीव बोल आप व्हाट आर द बताइए। अचीवमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़ टिल नाउ, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय छत्तीसगढ़, जो मेजर चैलेंजेस है ये अपने को पता होनी चाहिए। तो सर इंटरव्यू का वो तो छोड़ते हैं, मैं बेसिकली बताता हूँ जो मेरे से पूछा गया उसी को मैं इनकलकेट करके बता सकता हूँ कि बेसिकली प्रिपेयर किस बात पे करनी है। बिल्कुल। सर सबसे पहली चीज जो प्रिपरेशन है इंटरव्यू की, उसमें अपने को ये फोकस करना है कि अपना बायोडेटा जो भी है, जहां से स्कूल की स्कूलिंग किया है आपने, 10th 12th आपने कॉलेज जहां से किया है, आपके कम परसेंटेज है, अगर स्कूल कॉलेज में आपके कम परसेंटेज है तो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए कि हाँ भैया मेरे 65% है तो मैंने इस वजह से नहीं ला पाया। थोड़ा एक जेन्युइन रीजन होना, जो भी है उस पर भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इंसान इंटरव्यू में पहुंचा है तो कुछ तो करके ही पहुंचा होगा, यहाँ तो सीरियस था ही। लेकिन वही थोड़ा सा एक जस्टिफिकेशन तैयार होना चाहिए, कोई भी सवाल जहाँ पे इंसान फंस सकता है वहां पे तैयार होना चाहिए। तो सर बेसिकली मेरी ऐसी थी कि सर मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं थे, 12th में 63%, इंजीनियरिंग में 62%, तो काफी अलग ही सिचुएशन थी कि कैसे बताया जाएगा इसको, तो थोड़े बहुत मैंने एक्सप्लेनेशन तैयार किए थे कि इंटरेस्ट नहीं था टाइप का कुछ। तो एक सवाल यहाँ पे ये पूछते हैं, इस चीज पे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, अगर किसी के परसेंटेज कम है वो मैटर नहीं करता सर, क्योंकि 45%, 45% मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है अपने को, तो वो तो इसीलिए है कि उसका कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। तो एक चीज लेकिन इस पे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, कभी भी आ सकता है। दूसरी चीज कि अगर, जैसे मैंने 2016 में पास आउट हुआ मैं इंजीनियरिंग, और ये मेरा 2020 में मैंने एग्जाम दिया, और 2021 एंड में इंटरव्यू था। तो जो ये गैप आ गया ना 5 साल का, मेन चैलेंज अगर किसी के क्वालिफिकेशन में, ग्रेजुएशन में और अटेम्प्ट में जो गैप है वो अगर ज्यादा होता है तो उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए। मैंने बीच में कोई जॉब तो की नहीं थी, मैं तो सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहा था, तो ये भी बोल देना कि मैं प्रिपेयर कर रहा था 5 साल से, नॉट गुड। तो
थोड़ा सा इस सवाल पे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर किसी का गैप है, 4-5 साल का प्रिपरेशन गैप है, तो थोड़ा जस्टिफिकेशन तैयार होना चाहिए। और कुछ भी बोलो तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ बोला है रीजन में और कोई मुझसे पूछता है क्यों, तो मुझे जस्टिफाई करना, इतना मैटर करता है। सामने वाला कन्विंस हो ना हो वो ठीक बात है, लेकिन अपना जस्टिफिकेशन सही होना चाहिए। तो सर बायोडेटा में ये दो चीजें होती हैं कि जो मैंने पहले बताया कि परसेंटेज ज्यादा मैटर नहीं करते, अगर आपको लगता है मैटर करते हैं तो यू बी प्रिपेयर्ड विथ योर जस्टिफिकेशन। ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने बताई अभी की, आपका जो ईयर गैप है उसको जस्टिफाई करने को तैयार। तीसरी चीज कि जहां जहां से आपने अपनी पढ़ाई की है, जैसे आपने 10th जहां से किया, आपने 12th जहां से किया है, आपने ग्रेजुएशन जहां से किया है, अगर ये छत्तीसगढ़ में है या फिर दूसरे स्टेट में भी है, इट डजेंट मैटर। तो जहां से आपने किया है ना, उस जगह की स्पेशलिटी, मतलब उसकी ज्योग्राफी, उसकी मतलब उसके बारे में थोड़ा सा ब्रॉड आउटलाइन अपने को पता होना चाहिए। ये तीनों जगह से, 10th 12th और ग्रेजुएशन, जहां से भी हमने किया है उसके बारे में, उस जगह के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी क्या ठीक ठाक जान। और अगर छत्तीसगढ़ है वो तीनों जगह, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो वैसे स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं कि आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जहां आपका बर्थ हुआ है, आप वहां रिसाइड करते हैं, तो वहां की सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है, वहां के सबसे बड़े अचीवमेंट्स क्या हैं। जैसे मैं सरगुजा से बिलोंग करता हूँ, सरगुजा सर नदन छत्तीसगढ़ में आता है, और काफी फॉरेस्टेड एरिया है जो उड़ीसा से भी लगता है। और एलिफेंट जो कॉरिडोर है ना, वो उड़ीसा झारखंड, ये थोड़ा उस कॉरिडोर में आता है, तो यहाँ पे हाथियों का प्रकोप ज्यादा। तो मुझे पता था कि इस चैलेंजेस में मैंने लिखा था कि थोड़ा ट्राइबल डोमिनेटेड भी है और हाथियों का प्रकोप भी है, तो ये कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है। जैसे अगर अपन बस्तर से बिलोंग करते हैं, तो एक प्रोबेबल क्वेश्चन हमेशा होगा कि नक्सलिज्म। तो वैसे टाइप की चीजें कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, चाहे जिस जगह से भी आप रिलेटेड रहे हो एग्जाम से पहले, तो उससे प्रिपेयर्ड रहो आप, कि उस जगह के बारे में अच्छाइयाँ बुराइयां। और कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अंबिकापुर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, उसमें 10 लाख की, 10 लाख की कैटेगरी के अंदर 3 बार से लगातार सेकंड रैंक पे आ रहा था, फर्स्ट रैंक पे आ रहा था, ऐसे कुछ हो रहा था। तो ये सारी चीजें। तो ये तीसरी चीज हो गई बायोडेटा में। चौथी चीज होती है सर हॉबी। हॉबी के बारे में मैंने पहले ही बताया कि जो आपको आता है वो आपकी हॉबी है, सीधी सी बात है। वो आपको बेफिक्र लिख देना। हाँ, मतलब वो लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो होना चाहिए ना कि हॉबी की तरह थोड़ा सा लगे एटलीस्ट। तो उस चीज पे अपने को प्रिपेयर्ड रहना है। और बेसिकली फिर इसके बाद आता है बायोडेटा में सर, आपने जिस ब्रांच में या फिर जिस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन, अगर आप उससे अच्छे से परिचित हैं तो वेल एंड गुड, टेक्निकल बैकग्राउंड हैं। और अगर आप अच्छे से परिचित नहीं हैं, तो थोड़ा सा ब्रॉड एक डायमेंशन तैयार होना चाहिए। कि जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया है, तो सर टेक्निकलिटी 5 साल छूट गई मेरी। 16 में पास आउट हुआ, 21, तो बहुत गैप होता है चीजों को भूलने के लिए। तो मैं इतना नहीं पढ़ सकता था। तो मैंने बेसिकली जो ब्रॉड चीजें हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली जिस चीज की बात करता है, कि जो चीजें हमें दिखती हैं, फॉर एग्जाम्पल रोड, रोड देखते ही इंसान बोलता है सिविल इंजीनियर। डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग मटेरियल। तो मैंने ऐसे करके 6-7 टॉपिक्स चूज किए थे, और मैंने उन पे अच्छे से प्रिपरेशन। तो सर इसके बाद आप प्रिपेयर भी कर लो और नहीं भी प्रिपेयर करो, डिपेंड ये करता है कि सामने वाला इंजीनियर है कि नहीं। अगर सामने वाला इंजीनियर रहा तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपके साथ गेम हो सकता है। मतलब सर वो पूरा उस दिन डिपेंड होता है कि क्या होगा। लेकिन अपने हिसाब से अगर किसी के टेक्निकल बैकग्राउंड है, वो प्रिपेयर कर सकता है तो प्रिपेयर कर सकता सही बात है, पर एकदम ही टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। वहां पे हम हमेशा बोल सकते हैं कि सर हमारा इंटरेस्ट नहीं था, तभी तो यहाँ आए हैं। थोड़ी ये सारी चीजें, मतलब जस्टिफिकेशन हर जगह तैयार होना चाहिए। तो ये चीज हो गई टेक्निकल, जिस फील्ड में आपका ग्रेजुएशन है या फिर मास्टर से कुछ भी है। चौथी चीज, अगर आपने कोई जॉब किया हुआ है, जॉब का एक्सपीरियंस है,
तो आप उस जॉब से रिलेटेड सवाल, जैसे आप नगर निगम में कोई भी काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नगर निगम जो अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल अर्बन बॉडीज जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ में पता होने चाहिए, नगर निगम के फंक्शंस पता होने चाहिए, कितने नगर पालिका नगर निगम है ये पता होने चाहिए, कौन कौन सी स्कीम्स इंप्लीमेंट करती है ये इंस्टीट्यूशंस ये पता होना चाहिए। बेसिकली आप जिस प्रोफाइल से हैं, जिस प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा आउटलाइन। और हो जाता है सर इसके बाद अपने पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के बारे में, पेरेंट्स के नाम के बारे में, उनके मतलब के बारे में। बेसिकली सर बायोडेटा में यही होता है, आप अपना बायोडेटा किसी को भी देते हैं तो वो लोग बता सकते हैं कि यार ऐसा हो सकता है सवाल, तो उस पर प्रिपेयर कर सकते हैं और 2-3 मॉक के बाद समझ में आ जाता है कि ये प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद सर दूसरी चीज आती है, ये तो अपना बायोडेटा हो गया, दूसरी चीज आती है जिससे मतलब हमको लगता है कि नॉलेज टेस्ट नहीं होगा इसमें, मेरी भी गलत फहमी थी ये, होता है सर। मतलब हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली वो छत्तीसगढ़ का नॉलेज तो पूछेंगे ना कि आपको, आप व्यवहारिक छत्तीसगढ़ को जानते हैं कि आपसे मैं किसी के बारे में, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी उसके बारे में आपसे पूछूं तो आपको अवेयर होना चाहिए, आप जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में छत्तीसगढ़ को लीड किया, तो उन सब चीजों को जो बेसिकली जिस चीज के लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है हमको वो पता रहना है। तो छत्तीसगढ़ में सर दो टॉपिक जो है, दो टॉपिक क्या बहुत टॉपिक आ जाते हैं उसमें, एक सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है जिसमें यहाँ के ट्राइब्स, यहाँ के कल्चर, डांस, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट, फोक सॉन्ग्स, सब कुछ आ जाता है। सोशल एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक बार दो बार जितनी बार भी हो सके। दूसरी चीज यहाँ की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को पढ़ना है, और तीसरी चीज यहाँ की जो ज्योग्राफी है उसमें बेसिक ब्रॉड लाइन, ब्रॉड वो चीजें कि डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नए डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं अभी तो, थोड़ा करंट इवेंट्स भी हैं इससे रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, डिविजन्स क्या हैं उनके, मिनरल्स का कंपोजिशन, ऐसे करके थोड़ा बहुत आपको, जैसे नेशनल हाईवेज हो गए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग कर रहे हैं तो हाईवेज के बारे में, रोड्स कौन सी हैं, ब्रिजेस कौन से हैं, डैम्स कौन से हैं, नेशनल पार्क कौन, ये सारी चीजें सर बेसिकली जो अपन जनरल अवेयरनेस बोलते हैं जिसको, हिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए लेकिन सर ये चीज ज्यादा फोकस करनी चाहिए क्योंकि यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स, तो ये दो चीज हो गई, एक सोशल एस्पेक्ट, एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, तीसरा है सर गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ छत्तीसगढ़, उससे सवाल आएंगे, गवर्नमेंट स्कीम पूछेंगे क्योंकि सर ये गवर्नमेंट जो है वो रूरल डेवलपमेंट में काफी फोकस करे, तो उससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है, चाहे गोधन न्याय योजना हो गया, चाहे जितनी भी स्कीम है, भूमिहीन कृषि कृषक योजना हो गया जिसमें अपन पैसे दे रहे हैं, जो भी लैंडलेस लेबरर्स है उनको भी पैसे दे रहे हैं, तो एक्चुअली इससे रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये क्योंकि ये फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट की, तो ये कहीं ना कहीं हर जगह अपने को दिखती है, चाहे आप जॉब में रहो तो भी इससे काम होगा, आप कहीं जाओ तो भी इसकी चर्चा होगी, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ये सर नेशनल लेवल पे भी काफी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस हो गया है अब इसका। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ 3 बार से लगातार फर्स्ट आ रहा था स्टेट, इस बार का शायद आया नहीं होगा अभी। तो सर ये चीजें, स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो जितनी भी स्कीम्स है छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप स्कीम्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए कि स्कीम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके पॉजिटिव क्या होंगे, उसके चैलेंजेस क्या होंगे, दैट्स इट, एक स्कीम ये 4 डायमेंशन, तो ऐसे करके सारी स्कीम तैयार होनी चाहिए अपनी, और और एक लिस्ट बना लेना चाहिए सर कि जैसे वुमेन से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम चल रही है यहाँ पे, चिल्ड्रन से रिलेटेड कौन सी चल रही है, ओल्ड एज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऐसे करके जितने भी सेक्शन है, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसे करके जितनी चीजें हैं। ये दूसरी चीज है सर जो स्टैटिक में अपने को थोड़ा ध्यान दें। अब तीसरा अपन बात करते हैं सर करंट अफेयर्स का कितना रोल होता है। सर करंट अफेयर्स में जो स्टेट लेवल की इश्यूज है, मतलब अभी तो इंसान को 1 महीने पेपर पढ़ लेना चाहिए, सीधी सी बात, क्योंकि जो मेजर इश्यूज होते हैं वो 1 महीने में आ जाएंगे, आपकी नजर के सामने दिख जाएंगे कि हाँ यार ये आएगा, थोड़ा समझ में आ जाता है ना ये इंपॉर्टेंट है।
तो वो जो करंट अफेयर से रिलेटेड अपने को थोड़ा सा अवेयर होना, थोड़ा ज्यादा अवेयर होना चाहिए स्टेट से रिलेटेड अपने। और नेशनल करंट अफेयर्स में सर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी पहले हुआ है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं, अगर अपन 10 दिन पेपर पढ़ते हैं तो अपने को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये चल रहा है। तो अपने को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, जैसे पावर क्राइसिस हुआ था, जो कोल वाला शॉर्टेज हो गया। तो दो इशू तो यही है सर, पावर शॉर्टेज, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, एक सवाल, मतलब दोनों सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट इशू है। हम एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट नहीं है, हम एनर्जी सरप्लस स्टेट, हम एक्सपोर्ट करते हैं सर दूसरी स्टेट्स को। और ऐसे समय में पावर क्राइसिस हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सर करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए। करंट अफेयर्स अगर अपन मॉक देते हैं तो मॉक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले भी बहुत सारे इश्यूज बताते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये चल रहा है। अपना दिमाग ना लगाते हुए कोचिंग वाले जो जो बोल रहे हैं, ये पढ़ लो करंट अफेयर्स में, चाहे न्यूज़पेपर से आपको जो समझ में आ रहा है आप वो पढ़ लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि अपन मैगजीन लेके बैठ रहे हैं, दिन रात मैगजीन पलट के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आप हाईलाइट कर लीजिए। 25 से 30 टॉपिक होंगे सर करंट अफेयर्स के। नेशनल लेवल के 20 टॉपिक होंगे, 10 लेवल होंगे, 10 15 टॉपिक होंगे स्टेट लेवल। उतना अपने को प्रिपेयर कर लें। तो सर बेसिकली यही है प्रिपरेशन इसकी। और हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे अगर हम कुछ भी चीज, एक डॉक्यूमेंट है जो छत्तीसगढ़ का सर इकोनॉमिक सर्वे, सर मतलब उसको पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ के चैलेंजेस की बात करें, तो अगर हम बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा चैलेंज है पोवर्टी, तो अपने को बस बोल नहीं देना है कि हाँ इन जनरल कि हाँ छत्तीसगढ़ में गरीबी है। अपने को सब्सटैंशिएट करना है उसको डेटा के साथ कि हाँ गरीबी है तो 39.3%। तो उस केस में सर जो इकोनॉमिक सर्वे के डेटा होते हैं वो काफी मैटर करते हैं। आ रही है सर आवाज? हाँ। तो अपने को कुछ भी चीज हो, कुछ भी अपन बोलते हैं, जैसे कोई भी इश्यू बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के चैलेंजेस हो गए और छत्तीसगढ़ के अचीवमेंट्स हो गए, ये दो चीजें खासकर इसमें अगर अपन बात करते हैं चैलेंजेस में, कि जैसे अगर नक्सलिज्म की बात करते हैं, अपन डेटा कोट कर सकते हैं कि इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, इसी ईयर में हुए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स इससे प्रभावित है। फिर उसके बाद कोई अचीवमेंट्स अगर अपन बताते हैं तो उसमें भी ये चीज कर सकते हैं। तो बस थोड़ा डेटा को कोटेशन, मतलब आप जो बोल रहे हो वो जनरल बात नहीं होनी चाहिए, वो डेटा बैग होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं तो यही बोलूंगा, इतना ही है सर प्रिपरेशन। बाकी इसके बाद मॉक देना है। मॉक से क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा 10 लोगों के सामने बोलने का। और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है सर जितना ज्यादा अपन रिवाइज करेंगे, डेली 4 5 घंटे आज भी पढ़ने ही पड़ेंगे जब तक इंटरव्यू नहीं, तब तक लगातार पढ़ते रहना है। और मॉक देना सर ज्यादा भी नहीं देना है। और कई ऐसे मॉक्स होते हैं जो एक्चुअली रैगिंग टाइप लेते हैं, मतलब दे ट्राई टू डीमोटिवेट। तो थोड़ा सा ऐसे मॉक से बचना चाहिए, क्योंकि सर ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हो। कोई आपको आके बोल देगा कि अरे यार तुमको ये नहीं आता, तुमसे नहीं हो पाएगा। सर आता है तभी तो मेंस क्लियर हुआ है। सही बात। तो ऐसी चीजों से, ऐसे कुछ कुछ इंस्टीट्यूट से मैं नाम नहीं लूंगा, वो ऐसा कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा अपने को देखना है कहीं भी ऐसा हो रहा है, जस्ट गेट अवे, दूसरा इंटरव्यू वहां नहीं देना है। पूरी ऐसी संभावना होनी चाहिए कि हमेशा मोटिवेट करे कोई इंसान कि हाँ हो जाएगा टाइप से। मेहनत तो करनी है खुद से। आपके लूप होल्स बताए कि अच्छा आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आता। तो ज्यादा मॉक तो देना नहीं चाहिए सर, 4 5 6 सफिशिएंट होता है कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और बाकी खुद पे भरोसा रखेंगे कि हाँ होगा, तो हो जाएगा। क्योंकि वो तो वो दिन डिसाइड करेगा, अपने को पता तो होता नहीं अपने हाथ में, सोचना तो अच्छा सोचते हैं क्या दिक्कत। बहुत बढ़िया। देखिए कुल मिला के जो बात है बहुत अच्छे से बताया। एक तो बायोडेटा, और बायोडेटा को लेकर मैं हमेशा बोलता आया हूँ, ये उस तरह से है जैसे पेपर लीक हो गया हो।
आपके पास में क्वेश्चंस हैं, आपको एरिया पता है, आप उस एरिया में। वही वही आपके बारे में आपसे कोई पूछ रहा है, तो आपके बारे में आपसे बेहतर कोई और नहीं बताना चाहिए, आप बताएंगे। बिल्कुल। तो जो बोला तो बहुत अच्छी बात है, एकदम पेपर लीक वाली कंडीशन है। पेपर आपका लीक है और आप उसको क्या करना है, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और जितना ज्यादा उल्टा सीधा बोलने का प्रयास करेंगे, झूठ सच कुछ नहीं, जो है रखिए। ब्लफ नहीं करना है। बर्फ नहीं करना, बिल्कुल सही बात है। आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी है, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। भाई आप इतने लंबे समय से, बचपन से लेके यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पे जुड़े हैं, आपका नाम ही है मान लो। तो जैसे नितिन जी ने बताया कि मेरे नाम से पूछा गया, तो ये सब चीज पता होनी चाहिए। इसमें तो कोई सिखा भी नहीं सकता ना, तो कौन सिखा पाएगा। दूसरा छत्तीसगढ़ के बारे में, भाई हम छत्तीसगढ़ का आप दे रहे हैं इंटरव्यू, तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको कम से कम चैलेंजेस क्या है, वो जो चैलेंजेस हैं उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास ये मिस हो गया था मुझसे। बोर्ड के सामने है तो बोर्ड के सामने उन्हें चैलेंजेस पता नहीं है, उनको सॉल्यूशंस पता नहीं है, लेकिन वो आपसे जानना चाहते हैं कि भाई आप अपने स्टेट के प्रति कितने संवेदनशील हैं, आप अपने स्टेट से कितना प्यार करते हैं, उसकी बातों को कितना समझते हैं। तो वो आपसे देखना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या है स्टेट के लिए, वो चीज आपकी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें, और मेनली जो बातें हैं, बायोडेटा ही पर पूरा ज्यादा फोकस करना है। आपको छत्तीसगढ़ पर ज्यादा फोकस करना है। और एक बात और मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा कि सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने देखा हूँ कि स्टूडेंट्स का सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर बड़ा डायलिमा सिचुएशन रहती है। कि कोई सिचुएशन दे दी कि अगर आप वहां पर डिप्टी कलेक्टर रूप में तैनात है, पोस्ट आपकी है, आपकी पोस्टिंग है, तो आप क्या करेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर अभ्यर्थी क्या होते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि हम क्या बोलें। उस बारे में कुछ कहेंगे। सर मैं कुछ चीजें और ऐड करूंगा इसके साथ हम्म, कि सर एक सेकेंड। जी। हाँ, कि सर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बेसिकली आपको आपका पेशेंस चेक करने के लिए, मुझे जहां तक लगता है सही आपका बात। पेशेंस चेक करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होता है कि कहीं ये घबरा तो नहीं जाएगा। हम्म, क्योंकि अपन जिस जॉब में जा रहे हैं वहां पे एक्चुअली वो फील्ड बेस्ड जॉब है। वहां कुछ भी होता है तो सबसे पहली चीज होती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो वैसी सिचुएशन में सर घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने को पेशेंटली पहले उनके सवालों को सुनना है। दूसरी चीज, थोड़ा अगर अपन जो भी बोलते हैं उसके बाद जो भी अपने को समझ में आता है, अगर हम उस पोजीशन में है कि वी कैन एक्सप्लेन है, थोड़ा आप समय ले लीजिए ना। आप थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट खुद ही देंगे, कोई सिचुएशनल बेस्ड सवाल है तो आप थोड़ा समय लेके आराम से बोलिए, आपको जो सही लगता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई ऐसी चीज आती है, कोई ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तो डोंट बी बायस्ड। और खासकर नेवर ट्राई टू बी पॉलिटिकली बायस्ड, क्योंकि सर जॉब ऐसी है जिसमें आपको न्यूट्रल रहना है। आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक पार्टी के लिए आप बायसनेस नहीं शो कर सकते। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। और सर ये चीज तो हो गई सर, पेशेंटली नहीं आता है तो सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार नहीं आता है, बोल दिया नहीं आता है, डरा तो नहीं कम से कम। अब रिजल्ट जो होगा सर अपन देखेंगे उसमें क्या है, लेकिन डरना नहीं है सर उस सिचुएशन में। और सर मैं 2 3 चीजें और बोलूंगा कि जैसे क्या होता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है कि कुछ लोग आर्ग्यू कर लेते हैं वहां पे। कुछ लोग इंटरव्यू बोर्ड में अगर उनके ओपिनियंस, उनके बातों से कुछ लगता है तो आर्ग्यू करते हैं, तो सर उससे अपना ही लॉस होता है। नेवर ट्राई टू आर्ग्यू विद द इंटरव्यू बोर्ड, ऑलवेज बी हम्बल। हम्म, सर मैडम कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए इस चीज में। ऑलवेज बी वेल बिहेव्ड। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि द पर्सन हु इज सिटिंग इज ट्राइंग टू आर्ग्यू विथ मी, क्योंकि सिर्फ वो एक्सपीरियंस लोग, उनके ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। उन्होंने इतना इतना सर्व किया है, और कोई ऊंची आवाज में अगर हल्का सा भी बोलेगा तो सर तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। कोई भी खुद पे ले सकता है। तो एकदम सर बिहेवियर में तो एकदम सौम्यता होनी चाहिए, एकदम हम्बलनेस होना चाहिए। आपकी बात करने में एकदम आराम से बात कीजिए, ऊंची आवाज में नहीं बात करना है।
एकदम आराम से, थोड़ा लाउड बोलिए, हल्का सा, कि सामने जो थोड़ा डिस्टेंस होता है। अब कोविड की वजह से क्या है सर, कोविड प्रोटोकॉल तो हट गया लेकिन दूरी बैठाते हैं लोग। हाँ तो बिल्कुल। ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज है कि डोंट बी पॉलिटिकली बायस्ड। बाकी फिर सब अच्छा जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, जो नितिन जी ने आपको बताई। और इन बातों पर आपको चलकर क्या करना है, इंटरव्यू पोस्ट करना है। और हम भी लोग मॉक स्टार्ट कर रहे हैं, तो मॉक से आप जुड़िए। और हम लोग पर्सनली जब आपको फीडबैक देंगे, तो नितिन जी से भी आपको रूबरू होंगे, और भी हमारे साथ हैं, सासुतोष जी हैं, प्रशांत जी हैं, और भी लोग जुड़े हैं। और सीनियर भी हमारे एडवोकेट्स जुड़ेंगे, जो ऑलरेडी आईएएस हैं या रिटायर्ड आईएएस हैं। तो उन सबके फीडबैक के थ्रू भी आप क्या होगा, आपको काफी लाभ मिलेगा। लेकिन ये बेसिक सी बातें हैं जिनके लिए जरूरी नहीं कि हम ही आपको बताएं। जब बायोडेटा में, तो उसमें हम ज्यादा क्या बता देंगे आपको, करंट रिलेशन इश्यूज की हम बात कर लेंगे, इस तरह की बातें हम लोग बता देंगे। लेकिन ये बायोडेटा तो आपको खुद तैयार करना है। तो क्या होती है ना सर कि जैसे 3 मेल मेंबर्स हैं, एक फीमेल मेंबर है, तो तीनों सर ने सवाल किया तो मैडम की जगह सर निकल जाता है मैडम के सामने। तो ये चीज बहुत ही बुरी होती है एक्चुअली। एग्जैक्ट। मतलब जो सामने बैठी हैं उनको अगर आप सर बोल देंगे तो ये बहुत ही गलत बात हो जाती है। तो इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस में, जैसे आप भी बोर्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो उसमें एक फीमेल मेंबर रहे, रिटायर्ड चाहे सीनियर जो भी हो। क्योंकि सर ये सबसे होती है ये गलती। हमको आदत है अचानक से, जैसे किसी तीन लोगों ने 20-25 सवाल पूछ चुके, सबको सर 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 बोल रहे हैं अपन, मैडम भी पूछनी तो गलती से सर निकल गया। तो इस चीज का सर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स में फीमेल तो रहती ही है। ये सुझाव अच्छा है, इसको मैं ध्यान रखूंगा, इसको मैं बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो दोस्तों आपने सुना, उसके बाद आप तैयारी कीजिए, फिर मॉक में हम लोग मिलते हैं। तो बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।